पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे एक एक राज्य में एक एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। आपके राज्य में भी कथूरा नाम का ब्लॉक सबसे पहले शुरू हुआ 1975 में। और जब ये शुरू हुआ, आंगनवाड़ी हेल्पर को 35 रुपए महीना, 1 रुपया 5 पैसे दिहाड़ी पे हेल्पर, अंडर मैट्रिक वर्कर को 100 रुपया और मैट्रिक पास को 125 रुपया। कई बहनों को लगता है कि राज्य की सरकारों को हम पे तरस आ गया या हमारे काम से खुश हो गई, शायद इसलिए राज्य की सरकारों ने मानदेय बढ़ाना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं इस पिछले स्टेप में जा रही हूं। 5 साल के बाद भारत की सरकार सिर्फ 25 रुपए बढ़ाती थी, 5 रुपए सालाना, जब तक फेडरेशन नहीं बनी। हमारी फेडरेशन 6 जनवरी 1991 को हमारा पहला सम्मेलन संपन्न हुआ। 91 से पहले आप किसी भी राज्य के दस्तावेज आरटीआई लगा के देख लो, किसी भी राज्य ने 1 रुपया भी राज्य सरकार से बढ़ाया नहीं आंगनवाड़ी का। कितने साल हुए? 75 से लेके 91 तक 16 साल, एक सिंगल रुपया भी नहीं बढ़ाया 16 साल में किसी की राज्य की सरकार ने। क्योंकि कोई मांग पत्र बनाने वाला, गाइड करने वाला अलग अलग राज्यों में संगठन बने। पहला सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में हुआ, उस समय 7 या 8 राज्यों में संगठन बना था। हरियाणा में उस समय नहीं था शायद। उसके बाद बना पंजाब में 1986 में बना संगठन पंजाब में नूरपुर बेदी में पहला प्रोजेक्ट था। तो पूरे देश में एक एक प्रोजेक्ट एक एक राज्य से हुआ और केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। टोटल 25 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। उसमें साथियों 5 साल बाद 1980 में 25 रुपया जब बढ़ा, हेल्पर के 15 रुपए बढ़े, उसको 5 रुपया साल का भी नहीं दिया, उसको 3 रुपया 1 साल का दिया इंक्रीमेंट। हेल्पर का 50 रुपया, अंडर मैट्रिक का 125 रुपया और मैट्रिक का 175 रुपया। 1984 में मैंने ज्वाइन किया, उस समय मेरी हेल्पर के 50 रुपए थे, मेरा 175 रुपया था 1984 में। आज से 41 साल पहले 5 साल के बाद ही 25 रुपए बढ़े। जब आंदोलन हुआ, फेडरेशन बनी, अलग अलग राज्यों में आंदोलन हुए, कहीं 400, कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 2000। हमें आज भी याद है, पुराने पोस्टर पड़े हैं घर पे। जब 500 रुपया मिलता था तो लिख लिया 3000 रुपया दिया जाए। तो हर वर्कर पूछती दीदी कभी 3000 होगा? इतना लंबा क्यों लिख दिया? जब 1500 2000 हुआ तो लिखने लगे 5000 दिया जाए। जब 3000 हो गया तो लिखने लगे 10000 दिया जाए। और अब 10000 हो गया तो 26000 दिया जाए। तो ये कॉन्फिडेंस किसने बढ़ाया? आंदोलन ने। कि जब ये 500 से 3000 वाला टारगेट पूरा किया, 3000 से 10 वाला पूरा किया और 10 वाले से 15 वाला आपने पूरा किया, तो हम 15 से 26 वाला पार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो शुरू करने वाले अभी जिंदा हैं, अभी आंदोलन में हैं। ये पुरानी पीढ़ियों की बात तो है नहीं कि हम पुराने पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। हम तो शुरू करने वाली पीढ़ी के लोग हैं जो अभी तक हैं, फेडरेशन के पहले दूसरे सम्मेलनों में जाने वाले। मैं तीसरे सम्मेलन से जा रही हूं जो भोपाल में हुआ था 1998 में, उसमें मैं डेलीगेट थी। तो कहने का भाव यह है साथियों, उस समय संडे के अलावा कोई छुट्टी नहीं थी। ये डिमांड आइडेंटिफाई किसने की? फेडरेशन ने। कि हमारी भी मैटरनिटी लीव हो, हम भी महिलाएं हैं,
सरकारी कर्मचारियों की तरह हो। हमारे बच्चे पैदा हुए, हमने तो 1 महीने की तनख्वाह कटा के 1 महीने की छुट्टी ली, उस समय छुट्टी थी नहीं। तो हमारे बीच में भी कुछ ऐसे साथी थे कि हमारे तो बच्चे हो गए, हमने क्या लेना मांग पत्र पे छुट्टियों की बात लेके। तो ऐसे मेरे साथी बीच में गाइड करने वाले भी थे कि भाई भगत सिंह को तो क्लियर पता था कि मुझे फांसी पे चढ़ जाना है, उसको क्लियर पता था कि मैं ब्लास्ट करूंगा तो मैं अंदर जाऊंगा, फिर भी वो लड़ा। उसको तो आजादी का मान मानना ही नहीं था ना। उधम सिंह को पहले ही पता था कि लंदन जाऊंगा, अगर जनरल डायर को मारूंगा तो फांसी पे तो चढ़ूंगा ही, पर फिर भी मारूंगा क्योंकि बदला लेना है मुझे। तो यही वाली स्थिति है। तो अगर हम अपने लिए सोचेंगे तो देश के लिए कौन सोचेगा, समाज के लिए कौन सोचेगा? जो इतने लाखों लोग जिनके नाम भी रिकॉर्ड पे नहीं आए देश के लिए चले गए। आजादी का पहला बिगल बजाने वाली झांसी की रानी 57 में बिगल बजाया, 47 में आजाद हुए, 90 साल लड़ते रहे। और इन बिटवीन कितने लोग गए, तो फिर लड़ाई नहीं शुरू होती। तो फिर ये तय हुआ, पहले 3 महीने की छुट्टी मंजूर हुई, फिर आज सरकारी एम्प्लॉइज की तरह हमारी 6 महीने की छुट्टी हुई। हमारी कोई कैजुअल लीव नहीं थी, वो भी फेडरेशन और अपने अपने राज्यों में लड़के। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज महिलाओं की तरह 20 दिन का कैजुअल लीव है। और आप खुद गवाह, आपके इस आंदोलन से पहले जो आपने ये हड़ताल का आंदोलन किया, आपको कोई मेडिकल लीव ही नहीं थी, कोई गर्मी सर्दी की छुट्टी नहीं थी, आपका कोई रिटायरमेंट का पैसा नहीं था। जो एक मुश्त राशि आपने 1 लाख से 2 लाख करवा ली, जो आपके इस 4 महीने के आंदोलन से पहले रिटायर हुई, खाली हाथ गई है। पूछो उनके दिल को। कितने भी लोग दुकानें चलाते हैं वो अलग बात है, हमारे सामान में कितना दम है, हमारे काम में कितना दम है, उसका जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, जिलों की मीटिंग करके, प्रोजेक्ट की मीटिंग करके बताओगे नहीं कि ये लोग आंदोलन छोड़ के गद्दार हो गए थे, ये लोग इस दिन भाग गए थे, ये ऑर्डर कब आया, ये बात कब हुई, ये डिसीजन कब हुआ, किस तारीख की प्रोसीडिंग में हुआ, ये सब हमारे आंदोलन के बल पे हुआ। तो बिना बताए कैसे लोगों को पता चलेगा? सब्जी वाला भी रेडी में सब्जी की क्वालिटी बताता है, टमाटर लाल लाल, तब जाके महिलाएं बाहर निकलती हैं कि देख के आती हूँ कैसे है, तभी लूंगी देख के। तो अगर आप संगठन की एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, अपनी लड़ी हुई लड़ाइयों को पर्चे के द्वारा, मीटिंग के द्वारा, संगठन के द्वारा बताएंगे नहीं, तो सीआईटी से संबंधित और दुकान चलाने वाले लोगों में क्या फर्क है? जनहित मुद्दे, लोक हित मुद्दे लेके कौन लड़ता है, तभी लोग बात सुनेंगे। ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये तो पहले नहीं थी ना, तो ये आंदोलन से आई। और जिस आंदोलन को आपने संयम से लड़ा, टारगेट करके लड़ा, मछली की आंख की तरह, अर्जुन की तरह, उसको आप जीते भी, आपके सारे लोग बहाल हुए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। दिल्ली की एक भी आंगनवाड़ी वर्कर आज तक बहाल नहीं हुई। बात नहीं की आम आदमी पार्टी सरकार ने, और आपने बीजेपी सरकार को झुकाया बात करने के लिए भी और आपको नौकरी में वापस आने के लिए भी। ये आपके आंदोलन और आपका जो मार्गदर्शन एक सही लाइन के रूप में, सीटू की लाइन के रूप में हो रहा है, उसको अपनाना, लागू करना, उसके लिए समर्पित होकर लड़ना, इस चीज का उदाहरण है कि जो इतने अच्छे नतीजे आए। और ऐसा नहीं होता कि कई बार हर चीज जीती जाए। जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम ही जीते, कई बार सरकार भी जीत सकती है और बहुत बार जीतती है। ऐसा नहीं कि हम हार गए। आप खुद देखो, इतने बड़े बड़े मैदान में एक क्रिकेट के प्लेयर जब लड़ते हैं, क्या वो हारने के बाद दूसरी बार लड़ते नहीं? क्या हारने के बाद उन्हीं से जीतने की क्षमता नहीं रखते? उन्हीं से हारते हैं और उन्हीं से बाद में जीतते हैं। तो यही सरकारों का है। तो जो एक बात आ रही थी कटा हुआ मानदेय की, कुछ राज्यों में मिला, कुछ में नहीं मिला, उसके लिए हमें कोर्ट नहीं जाना है, हमें लड़ना है इसके लिए।
अपने जिस जिले में नहीं मिला उस जिले में रणनीति दो, राज्य की टीम का नेतृत्व हो, उसमें पदाधिकारियों के हिसाब से ड्यूटी लगे, एक प्लान करके लड़ेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने जिले में मेंबरशिप ही नहीं करेंगे। अरे तुम नौकरी में आए, सोचो, लोग तो जान से चले जाते हैं। कई कई महीने तुम देखो, मारुति के मजदूर कितने कितने साल जेलों में रहे, कितने कितने साल, अभी भी मुकदमे, नौकरियां भी गई, पर वहां पे लोगों ने लड़ना नहीं छोड़ा। 4 महीने का वेतन तो मिल गया, हड़ताल का मिल गया, टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट। तो वो बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी को नहीं मिला हड़ताल का पैसा, किसी भी राज्य में नहीं मिला, किसी भी कर्मचारियों को नहीं मिला। तो ये तुम्हारे आंदोलन की, इसको तुम पॉजिटिव रूप में लो। जब हम टर्मिनेट हुए थे तो हम बहाली की भी उम्मीद नहीं लगा रहे थे, वो तो हम बहाल हो जाए वही बड़ी बात है। अगर नाम ही मिला तो क्या बड़ी बात है, नौकरी में आ गए। आंदोलन के इतिहास में आपका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये लोग थे जो टर्मिनेट हुए, तनख्वाह ना मिलने के बाद भी आंदोलन में डटे रहे और आगे लड़ते रहे। पैसा ही तो सब कुछ नहीं है कि हम उसी के लिए करेंगे। कई बार हमें वैसे भी छुट्टी लेके लड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, रोज की लड़ाई है। तो इसलिए साथियों, आप बहुत लड़ाके हो। ऐसा नहीं है कि मैं हरियाणा को इसलिए हरियाणा की महिलाओं की तारीफ कर रही हूं। अगर सच में आप लड़ने में हो, आप डरपोक भी नहीं हो, कमजोर भी नहीं हो, दोनों तरह की। आप अबला नारी नहीं हो कि डर के में घूंघट में, अब वो पुरानी घूंघट वाली से भी बाहर निकल गई हो, उसे बहुत गांव में भी निकल गई, मैंने देख रही हो। तो ये चीज साइड में रखो, ये तो बोनस है, जब मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, नौकरी में आ गए, उसके लिए लड़ेंगे, पर उसके लिए पीछे कदम नहीं लेके जाएंगे। भारत की सरकार का ऑर्डर है, आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर का प्रमोशन 50%। वो कितने साल से लागू ही नहीं हो रहा, उसको टारगेट नहीं हम कर रहे। और जिन जिन राज्यों में आंदोलन है 100% सुपरवाइजर प्रमोशन ले रहे, 50 नहीं 100। चिट्ठी के ऊपर हेल्पर का 25% प्रमोशन है भारत की सरकार का। पंजाब में 100% हेल्पर प्रमोशन है, 25 नहीं है। वो आंदोलन के बल पे करवाया कि सबसे पहले खाली पोस्ट में हेल्पर प्रमोशन होगी, अगर हेल्पर प्रमोशन वाली नहीं है तो बदली होगी। पहले बदली थी उसी गांव की हो, अब इतना तक करवा दिया कि लड़की 100 किलोमीटर कहीं दूर है तो उसके सर्कल में कहीं भी पोस्ट खाली है तो वो बदली करवा सकती है। ये ऑर्डर भी हो गया, वहां पे सर्कल में भी वो आ सकती है, ताकि उसका 10-5 किलोमीटर तक उसका काम चल जाए, 100 किलोमीटर से बच जाए वो। तो ये चीजें आंदोलन में होती हैं। अब आप, मैं पंजाब की बात कर लूं, कोई पेपर नहीं है वहां पे, कोई इंटरव्यू नहीं है वहां पे, लड़के करवाया कि बाकी एम्प्लॉइज की प्रमोशन सीनियरिटी में होती है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में होती है, तो आंगनवाड़ी वर्कर क्यों नहीं, अपॉइंटमेंट पे ही प्रमोशन होती है। अपने आप पता चल जाता है कि मेरा नंबर आया, मैं कितने नंबर मेरिट पे हूं। कोई पैसा नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं। इसके खिलाफ भी हमारे लोग गए, हमारे ही गए। कौन से? जो बाद में प्रमोशन के लालच में एमए, बीएड, पीएचडी आंगनवाड़ी में आए। क्या कह रहे हैं आप? तो ये बुढ़ी 10-10 पढ़ के भर्ती हो गई, यही बुढ़ी अब नेता बनी हुई है। ये भाषा बताती हूँ, यूनियन के मेंबर होते हुए भी यही बुढ़ी नेता है, और ये बुढ़ियों के हक में फैसले करवाती है कि प्रमोशन हो। काम इनको आता नहीं कुछ भी करना। कोई 2 साल का 3 साल हमारी पोस्टें खराब करती हैं, तो एक ज्यादा पढ़े लिखों ने यूनियन बना ली, ज्यादा पढ़े लिखों ने, जिसमें ओनली बीए ज्वाइन करे ऐसी एक ऐप बना ली, और उसमें 3000 से ज्यादा लोग जुड़ गए और कोर्ट गए। इसके खिलाफ जो यूनियन ने संघर्ष करके सीनियरिटी बनवाई और कोर्ट में रिजेक्ट हो गए, वो बीए वाले सारे हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गए।
और हमें तो पता भी नहीं चला, वो कोर्ट में गए, सरकारी वकील तो हार गए, वो तो यूनियन की तरफ से कोई वकील भी नहीं खड़ा किया था। तब बोला कि प्री नर्सरी के टीचर के लिए भी कोर्ट चले गए वो ज्यादा पढ़ी लिखी बहन जी, कि हमें ही लगाओ, तो 10 पढ़ी बुढ़ियों को तो कुछ नहीं आता। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आईसीडीएस को बचाने वाली ये मैट्रिक और अंडर मैट्रिक की बहनें हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त बनाया, गलघोटू जैसी बीमारी से मुक्त बनाया, जिसने टीबी की पहचान करके एक एक पेशेंट को अस्पताल पहुंचाया। आशा बहनें बाद में आई है। आज आईसीडीएस को जब सरकार का 25 साल का टारगेट था कि 75 में शुरू होके 2000 तक 25 साल के टीचे में ये पूरी हो जाएगी, जैसे हर एक स्कीम का टीचा सरकार देती है, इसका टीचा भी 25 साल का ही था। तो जब सरकार ने ये बंद करने की बात लेके आए, हमारी फेडरेशन ने एक एक राज्य से सबूत जुटाए कि हमारे आने से कितना खून की कमी से महिलाएं उभरी, कितने बच्चों के जन्म दर में मृत्यु दर में कमी आई, कितनी घर तक पहुंचाया इतने कम रुपए में, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने की बजाय आईसीडीएस को यूनिवर्सल करने का आदेश दिया कि एक बच्चा भी आंगनवाड़ी से वांझा नहीं होना चाहिए, एक एक बच्चे के लिए भी सेंटर चलेगा, एक एक के लिए। मुझे आज भी याद है, एक बार एक प्रचलन आया था कि इसके 2 बच्चे 4 बच्चे सेंटर बंद कर देंगे, आपका भी आया था। तो हमने, हमारी डायरेक्टर थी उस समय राखी गुप्ता, आजकल वो सेंटर में है, हमने पूछा कि मैडम ऐसे ऐसी अफवाह चल रही है, पूरे देश से सुना है, आप एक हमारे डायरेक्टर से हटके एक बतौर ये समय बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है यूनिवर्सल करने का, तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो बोली कि मैं एज ए डायरेक्टर नहीं, एक एज ए आईएएस, एक एज ए मां आपको बता रही हूं, अगर लेह लद्दाख के अंदर एक भी वोटर है तो चुनाव आयोग उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेब्लिश करता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सिस्टम है, हर आदमी वोटर का अधिकारी है और सरकार को उसका सिस्टम डेवलप करना उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बच्चों को यूनिवर्सल करना, आईसीडीएस को, हर बच्चे को इलाज देना, हर बच्चे को खाना देना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, हर बच्चे का अधिकार है राइट टू फूड, और एक बच्चा उसका भी इतने अधिकार है। तो अगर एक बच्चा भी है, 2 बच्चा भी है, उसके लिए भी सेंटर चलेगा, उसको वांझा नहीं रखा जा सकता। अगर आंगनवाड़ी वर्कर उसके ऊपर स्टैंड लेगी तो, ऐसा नहीं कि वो बच्चा लेके चली जाए दूसरे सेंटर में, उसकी मर्जी। अभी हुआ हमारा ताजा घटना, ये जो मिनी सेंटर बड़े हुए, जो मैं बात कर रही थी भर्ती की बच्चों की, कि हमने जो किया और यूनिवर्सल हुआ, और 2000 के बाद दुगनी गिनती में और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर निकल के भर्ती हुई, कितनी बहनों को रोजगार मिला, नए प्रोजेक्ट आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। उसके बाद मिनी आई, अब मिनी की आबादी थी 250 एरिया में करना, बाद में हुआ कि चाहे बच्चा 500 हो, 250 हो, एरिया कितना हो, रिक्वायरमेंट तो सेम है। बच्चा लेने वर्कर कैसे जाएगी, उस बच्चे को छोड़ के जाएगी, दूसरा लेने जाएगी, तो एक बच्चा उसको कौन संभालेगा। ये सारे तरफ फेडरेशन की तरफ से, सेंटर की मिनिस्टर जो उस समय स्मृति ईरानी थी, उनसे हमारी 2 बार वार्ता हुई, एक एक राज्य के दस्तावेज गिनती हमने सब दी। याद होगा आप लोगों से भी जानकारी मांगी थी कि मिनियों की आबादी कितनी है, कितनी आबादी में खोले गए, कई तो 1000 1500 में भी मिनी खोल दिए थे। वो सारे दस्तावेज फेडरेशन ने मेहनत की, आप लोगों से मॉनिटरिंग करके, जानकारी लेके, इकट्ठी करके वो जमा किया, और भारत सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया कि मिनी सेंटरों को भी बड़ा तब्दील किया जाए। उसमें हमारी मिनी वैन बड़ी हुई, और दूसरी एक हेल्पर की पोस्ट और क्रिएट हुई, उसमें भी हमारी बढ़ोतरी हुई, हमारी जीत हुई। जहां मिनी बड़ी हो गई, हरियाणा में नहीं हुई, आएंगी, पोस्ट क्रिएट हुई, मैंने बोला पोस्ट क्रिएट हुई है।
हर मिनी की जो वर्कर बढ़ी हुई है वहां पे हेल्पर भर्ती होगी, तो इसीलिए ही मिनी बढ़ी हुई है। सेंटर बड़ा हो गया और बड़ी क्या उम्र में बड़ी होगी। सेंटर बड़ा, पहले उसकी आधी तनख्वाह थी, अब आपके बराबर तनख्वाह लेगी और उसके सेंटर में भी हेल्पर भर्ती होगी। ये पूरे देश के अंदर अचीवमेंट हुई है। कई राज्यों ने इसमें भी ठगी मारी। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, भारत की सरकार ने चिट्ठी में लिखा था कि ये मिनी सेंटर जब बड़े होंगे, जब राज्य की सरकार अपना शेयर देने के लिए लिख के देगी। राज्य सरकार को लिख के देना था कि मैं 40% शेयर देने को रेडी हूं। जिस सरकार ने पहले दिया उसी का वहां पे हो गया। हिमाचल की सरकार ने खेल खेला कि भारत सरकार ने बोला है जहां पे 10 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे, वो मिनी बड़ी नहीं होगी, मिनी बंद होगी। 170 का लिस्ट बनाया, तो वहां से साथियों का फोन आया, हमने बोला उसको बोला चिट्ठी दे जो आई है। भारत सरकार से ऐसे कोई पत्र जारी नहीं हुआ। हमने आरटीआई भी लगाई, नहीं मिला कोई भी पत्र। तो जब बात की जाके सीआईटू के नेता डॉक्टर कश्मीर सिंह खुद गए सीएम से मिलने, राकेश सिंघा जी को लेके कि वो चिट्ठी दे जो तेरे पास आई है कि 5 बच्चे वाला बंद करूंगा, 1 बच्चे का भी इतना राइट है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड। 2 बच्चों के, 3 बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो सेंटर कैसे बंद कर सकते हैं? और वो मिनी, वो पहाड़ी एरिया, वो कैसे मर्ज करेगी, कैसे दूसरी जगह जाएगी? कोई साधन अवेलेबल नहीं है। जब पता लगा कि सामने वाले वकील तो वकीलों से भी तेज है, ये ट्रेड यूनियन के वकील हैं जो बिना फीस लड़ते हैं, तो उसको मजबूर होके उन सभी सेंटरों को बड़ा करना पड़ा, पूरा करना पड़ा हिमाचल की गवर्नमेंट को। यही खेल खेल रही थी आंध्रा की गवर्नमेंट। अलग अलग राज्यों को अपना शेयर नहीं देना है तो अपनी वर्कर को गुमराह कर रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा बोला। भारत सरकार भी बोलती है बट उसमें नहीं बोला था। तो साथियों, ये जो कुछ मिला, अलग अलग राज्यों में प्रमोशन है अलग अलग तरह के। तमिलनाडु के अंदर ग्रेड पे है आंगनवाड़ी वर्कर को, ग्रेड पे। पांडेचेरी में रेगुलर है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा है। अभी 15,000 आपके बराबर ही केरला में हुआ, वहां पे पेंशन है। वेलफेयर बोर्ड है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का। आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर बोर्ड में बच्चों की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए लोन ले सकती है। और जो वेलफेयर बोर्ड है उसकी चेयरपर्सन हमारी आंगनवाड़ी यूनियन की जनरल सेक्रेटरी है प्रसन्ना कुमारी, वो उसकी चेयरपर्सन है। उसका स्थिति देख के लोन सैंक्शन करते हैं। सरकारी वेलफेयर बोर्ड एक स्टेट के अंदर है, केरला के अंदर। अभी मोबाइल, नकली मोबाइल लेके जो आंदोलन आपने किया वो एक दिन किया, हम भिवानी भी गए, उसके बाद वो नकली फोन असली हो गया। हम खुद ही उसमें अपने अपने पे काम करने लगे। ना नकली फोन वापस हुआ, ना असली फोन मिला। सिर्फ एक दिन दिखाया और फिर काम कर लिया। तो फिर वो राजवाला डिप्टी डायरेक्टर की बात सही हो गई ना कि असली है, तो हमने उसकी बात पे मोहर लगा दी, उसका मुद्दा नहीं बनाया। मुद्दा बनाना चाहिए। क्या होगा ऑनलाइन काम नहीं करने से? 500 रुपए इंसेंटिव ही नहीं आएगा, इससे बड़ा तो कुछ नहीं। हमारे पंजाब के साथी 29 सितंबर से ओपन ही नहीं कर रहे आंगनवाड़ी सेंटर। 500 रुपया काट लो भाई, नहीं चाहिए हमें, हम रजिस्टर पे करेंगे, 5G का फोन लेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। 5G के 3 बार अटेंडर रद्द हो गए उनके। कल की कैबिनेट में आना पड़ा 5G के फोन को, पंजाब की कल की कैबिनेट में 5G के फोन को आना पड़ा और सरकार ने 5G फोन रिकमेंड करना पड़ा। बोला हम ओपन ही नहीं करे 29 सितंबर से। 500-250 काटोगे काट लो, वही है ना ऑनलाइन काम का, और तो कुछ नहीं। और उसमें क्या, उसमें जो हमारी बहनें चालाकी करती हैं, पहले बंद करती हैं, लीडरों को PDF बना के भेजती हैं, सर्कल के 28 सेंटर बंद। उसके बाद डिपार्टमेंट ने ऑप्शन दे दी, पहले 7:30 बजे क्लोज हो जाता था तो ओपन नहीं होता था। अब नवी अपडेट कर दी कि तुम बाद में भी ओपन कर सकती हो। पहले लीडरों को दिखाने के लिए 25 सेंटर क्लोज, उसका PDF ब्लॉक लीडर को भेज दिया, ब्लॉक लीडर ने जिला लीडर को भेज दिया,
और बाद में खोल के बच्चों का अपडेट कर दिया। हम गए स्टेट के डायरेक्टोरेट में, जो कोऑर्डिनेटर से लिस्ट लिया, 15 दिन 15,636 सेंटर बंद है। मेंबरशिप 25,000 नहीं है, 31,000 से ज्यादा लोग हड़ताल पे हैं। इसका मतलब मेंबरशिप चोरी है। ये दोनों चीज सामने आई ना। और परसों देखा तो 7,640 बंद है और हमारे पास लिस्ट 15,000 बंद की है। तो कईयों ने बताया कि अपडेट आ गई जी, बाद में खुल जाता, अपने आप कैसे खुल गया? लड़ाई जब कमजोर बढ़ती है, जब अपने छुपा के अधिकारियों का साथ देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। आप लोगों का तजर्बा है कि आपने गाड़ी लेके जा के सेंटर बंद करवाए, मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए मोबाइल पे मेहनत कर लो। आजकल सब कुछ पता चल जाता है, किसका खुल गया, किसका बंद हो गया, किसके कितने बच्चे चढ़ गए, किसकी हाजिरी लगी, किसकी ना लगी। वो आप प्लान करेंगे, जैसा भी करेंगे। मैंने तो एक उदाहरण दिया, हमारे आंध्र प्रदेश में एक जिले ने टारगेट लिया, एक जोन टाइप। तो उसके बाद 32,000 मोबाइल डिब्बों में डाल के पैक करके, वो डिब्बों की फोटो भी आपने देखी होगी सबने, डिप्टी कमिश्नर को दे दिए कि तू ले जाए, जिस कंपनी में बेचने हो बेच दे। 38 दिन हड़ताल चली। तो जो थी ना, सिर्फ एक ऐप खोलेंगे, जो 5-5 ऐप थी डिपार्टमेंट की, तो एक ऐप पे ही समझौता हुआ। हम नहीं ढाएंगे इतने वर्जन। तो कुछ भी करना है तो वो तय करके करना है। और मोबाइल की लड़ाई हमारी असली लड़ाई नहीं है। हमारी असली लड़ाई है न्यूनतम वेज की। ये तो आती जाती चीजें हैं। हमारी असली लड़ाई है पेंशन की, हमारी असली लड़ाई है ग्रेच्युटी की। ये हमारी मेन फोकस लड़ाई है सामने में, हमारी प्रमोशन की। दूसरा हम बात कर रहे थे 175 रुपए और 50 रुपए की। उसके बाद 85 में, 80 से बाद 85 में बढ़ा, 175 से बना 250 रुपया और 50 रुपए से बना 90 रुपया। पहली बार जब हमारा 250 से 500 हुआ, जब हमने 10 दिन का पड़ाव दिल्ली में किया, दिन रात। ऐसे ऐसे सिचुएशन में कोई गर्मी की छुट्टी नहीं, सर्दी की छुट्टी नहीं, कोई मैटरनिटी लीव नहीं, कोई मेडिकल लीव नहीं। आज आप मेडिकल लीव भी जहां लड़ रहे हैं वहां ले रहे हैं। आज भी यूपी में 4,500 ही मिलता है। जो नहीं लड़ रहे हैं, 10 टुकड़े हैं, दुकानें चला रही हैं, रीलें बना रही हैं। एक बहन जी तो रोज ही रील बनाती है और हमारी सारी बहनें उसको भेजती हैं। उसको लाखों रुपया रील से ही कमा रही हैं और उसका सपना पूरा कर रही है। मोदी का रील से भी कमाई होती है। जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं। अभी हम जम्मू कश्मीर में गए, वहां भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को बहुत कम मानते हैं। सिर्फ 500 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का यूटी बनने के बाद कुछ भी नहीं है। बड़े लंबे लंबे आंदोलन हमारे कर्नाटक के अंदर। मैं ग्रेजुटी की बात करूं, 38,000 वर्कर हेल्पर ने 42 घंटे बेंगलोर जैसी सिटी को बंद किया, जहां पे 42 मिनट बंद करना मुश्किल है। 38,000 हेड काउंट महिलाओं ने, मिनिस्टर वहां पे आई, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, सब। जब तक सीएम ने मीटिंग बुलाई नहीं माने। सीएम ने कैबिनेट की मीटिंग बुला के, कैबिनेट की मीटिंग करके ग्रेजुटी का ऑर्डर फाइनल किया, हाथ में ड्राफ्ट की कॉपी दी, तब जाके बेंगलोर खुला। ऐसा नहीं कि जब जाम का दे दिया, आधी बहनें रात को चलेगी, सुबह तक 100-150 ही बची तो उनको उठा के अंदर बंद कर देंगे नायब सैनिक। तो संकल्प करके बढ़ना है आगे। अब हमारा ग्रेजुटी का ऑर्डर 2022 का है, उसको हमें पहले क्लेम देना है। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि हमने क्लेम के फॉर्म भी भरे होंगे।
हर प्रोजेक्ट लेवल पे जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रिटायर हो गई, और जो आज से 10 साल पहले भी रिटायर हो गई, 20 साल पहले भी रिटायर हो गई, अगर वो मर भी गई तो उसके बच्चे भी क्लेम के हकदार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर लिखा है। जो ग्रेजुटी एक्ट है 1972 है ना, 72 ही हमें लगता लिखा है, 72, उसके तहत जो आपकी लास्ट सैलरी है उसकी 15 दिन की कितनी तनख्वाह बनती है और आपने कितने साल काम किया है, उस नियम के तहत जितना आपका बनता है, पहले आपको जितनी आज तक बहनें रिटायर हुई हैं ये काम लेके जाना चाहिए, उनका लिस्ट बनाना चाहिए प्रोजेक्ट वाइज, और फिर उनसे प्रॉपर क्लेम का फॉर्म भरवाना है। उसकी लिस्ट अपने पास रख के अधिकारी यूनियन के नाम ले लो। कोई जरूरी नहीं है कि एक एक आंगनवाड़ी वर्कर के नाम ही रखो। उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे, 1 महीने के बाद फिर लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के यहाँ जाना है, और फिर उसके बाद उसको राज्य पे कलेक्ट करे, फिर राज्य की कमेटी डिसीजन लेगी उसको क्या करना है। कोर्ट जाना है, लड़ना है, मिनिस्टर से मिलना है, प्रेशर डालना है, सीएम पे करना है, जो भी करना है, पर पहले ये काम होमवर्क आपको करना होगा। जब तक ये होमवर्क नहीं होगा तब तक ये क्लेम क्लियर ही नहीं होगा। गुजरात में 286 करोड़ रुपए का क्लेम हो चुके हैं और उसका हमारा इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है कि हमारी मेंबरशिप 3 गुना हो गई है। और आपने देखा होगा अभी कुछ फोटो वीडियो आए, पूरा जथा किया उन्होंने पूरे गुजरात में, रिटायरियों की एक यूनियन अलग से खड़ी कर दी, एक एक रिटायर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की फैमिली तक पहुंचे हैं, सबको ढूंढ ढूंढ के निकाला, सबको पैसा दिलवाया, सबको, जिसकी डेथ होगी उनके बच्चों को भी क्लेम दिलवाया, और वहां का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का CI2 में भरोसा हुआ। यहां तक आ गई सरकार कि हमारा 9 तारीख को आंदोलन था, परमिशन नहीं दिया आंदोलन करने के लिए, और 10 तारीख को BMS को परमिशन था, और फिर भी पर्चा होगा तो होगा, जेल जाएंगे तो जाएंगे, बट आंदोलन होगा। बिना परमिशन के भी आंदोलन किया अहमदाबाद में, और बहुत बड़ा रैली हुआ वहां पे, जहां पे नाम नहीं लेने देते थे, आज हर गांव तक लाल झंडा आंगनवाड़ी लेके गई है, और आंगनवाड़ी ने आशा को भी बनाया है, और अब मिड डे मील भी बना रही है। वो भी बोल रहे हैं हम हरियाणा की तरह एक स्कीम वर्कर का बड़ा लामिसाल बड़ा रैली करना चाहते हैं, बहुत बड़ा। अभी आंगनवाड़ी का ही था बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, उसका नतीजा है यह आंदोलन। और अभी गुजरात हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी वर्कर को न्यूनतम वेज देने का ऑर्डर भी किया है। पहले सिंगल बेंच का ऑर्डर हुआ, सरकार उसके खिलाफ डबल बेंच में गई, डबल बेंच भी आंगनवाड़ी वर्कर के हक में आया, और अब सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, और अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टी है। हम न्यूनतम वेज के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे, पर लड़ने के बाद, जीतने के बाद भी आंदोलन से ही लागू होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने सबूत है। 3 साल हो गए, अगर आंदोलन नहीं तो कोई अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की परवाह नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बराबर काम बराबर तनख्वाह, पर कोई भी सरकार मान नहीं रही। आपके सामने है कि ठेकेदार को क्या, आउटसोर्सिंग को क्या, रोडवेज के अंदर, बिजली के अंदर, हर डिपार्टमेंट में ठेके का कर्मचारी है, अलग अलग तनख्वाहें। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आंदोलन से लागू होते हैं। ऑर्डर तो हर बंदे को खाना मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, नहीं लागू है। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, यह भी ऑर्डर है, पर नहीं मिल रही है। तो ICDS के ऊपर जो लगातार साथियों काम बढ़ रहा है, 50 साल होने के बाद भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सबकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, बिजली के बिलों के प्रबंध नहीं है, मोबाइल नकली है, और भारत सरकार का ऑर्डर है 4 साल के बाद फोन को रिप्लेस करना है। आपको तो मिला है अभी है, जो 2000 टेलीफोन का बिल है
बिल 28 दिन का रिचार्ज होता है। 28 दिन के हिसाब से 13 महीने बनते हैं, 12 नहीं बनते हमारे। 364 होता है, 28 गुणा 13, तो हमें 13 रिचार्ज चाहिए। और 13 रिचार्ज में 2000 का एक महीने का 155 रुपये आता है। और 155 रुपये में हिंदुस्तान की कोई भी टेलीकॉम कंपनी इंटरनेट को रिचार्ज नहीं करती। और जितना हमारे ऊपर काम है, 2 GB डाटा डेली चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फोन चाहिए और रेंज चाहिए। अभी तो 100% रेंज केरला जैसी स्टेट में भी नहीं है। बिहार जैसे में 43% जगहों पे इंटरनेट की सही वाली रेंज है। तो जहां आपका सरकार का प्रॉपर इंटरनेट की रेंज भी नहीं है, फोन भी अच्छे नहीं है, मोबाइल रिचार्ज भी पूरा नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन डाटा, ऑनलाइन फोटो से ही हमारे बच्चों का कुपोषण खत्म नहीं हो सकता। प्री नर्सरी के नाम पे, नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे, पोषण भी पढ़ाई के नाम पे आंगनवाड़ियों के ऊपर डाका मारा जा रहा है। वहां पे कोई सुविधा नहीं है, स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कोई क्लियर स्थिति नहीं है, डिपार्टमेंट का कोई होमवर्क नहीं है कि एजुकेशन के आधार पे होगा या एक्सपीरियंस के आधार पे होगा। जो कुछ भी होगा आंदोलन तय करेगा। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के महाराष्ट्र की यूनियन ने, कर्नाटक की यूनियन ने वहां की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके एक ड्राफ्ट बनवाया। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे वहां के जो CI2 के नेता, आंगनवाड़ी के नेता वरलक्ष्मी जी भी हैं। और ड्राफ्ट का कॉपी अवेलेबल है। जब तुम्हारी सरकार से बात करने की बात आए कि कैसे हो सकता है, आपके पास क्या अल्टरनेट है, तो वो आपको मदद मिलेगी। पर उसके लिए आपको इस चीज को आंदोलन में आने के लिए अपनी एक योजना बनानी पड़ेगी। अभी राशन की बात हो रही थी, हमारी कल ही मिनिस्टर से मीटिंग थी, तो हमने बात किया परसों कि आपका राशन अच्छा नहीं है कि दूसरे राज्यों में क्या देते हैं। भारत सरकार ने रॉ मटेरियल बंद कर दिया। मैंने बोला भारत सरकार ने रॉ मटेरियल बंद कर दिया तो हरियाणा में भरवा पराठा किसका बनता है? वहां पे राजमा चावल कैसे बनते हैं हिमाचल में? तो केरला में बिरयानी कैसे बनती है? तो बोले हमें पता नहीं, हमें गाइडलाइन है। बोले आप पता करो। तो बोले आप मदद करो। तो मैं राज्यों को मैसेज भी डाले, कुछ चिट्ठियां मेरे पास आई, तो मिनिस्टर से शेयर भी की। तो एक दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है उससे अपडेट रहेंगे। अपने राज्य के नेताओं से जब बात करोगे, गवर्नमेंट से बात करोगे, एक दूसरे राज्य का उदाहरण दोगे, तो उसमें क्या आपकी छवि भी जाती है कि आपका संगठन पूरे देश में है, आपके पास पूरे देश की जानकारी है, आप सक्षम हो अपनी बात रखने के लिए, आपकी बात में दम है, आप हवा में किले नहीं छोड़ते हो, आपके पास तर्क है। तो सामने वाले को बात करने के लिए, आपकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो साथियों, अभी जो हमारा आंदोलन है, जो ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से था 14 का, जो हरियाणा में किया नहीं है, उसके लिए मुझे लगता है हरियाणा का आप लोगों को एक डेट प्लान करके कोई और कर लेनी चाहिए। दूसरा, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक सभी स्कीम वर्कर का लेकर के, क्योंकि जो सर्द सेशन आना है भारत सरकार का, जो बीजेपी के मंत्री हैं उनकी डेटें, उनकी जगह, लोकेशन आपको आपकी महासचिव ने बता दी है, कोटे दे दिए हैं, वो आपको करना है। तो हम भी कोशिश करेंगे किसी जगह आप लोगों के बीच में, अगर हमारे पास कहीं टाइम हुआ तो हम भी कोशिश करेंगे, देखेंगे। तो यही है साथियों मेरा कहना कि हमें जो तय किया है उसके लिए जो मेंबरशिप हमें करनी है 31 दिसंबर तक, ताकि ऑल इंडिया के ज्यादा डेलीगेट जाएं, दूसरे राज्यों के तजर्बे सुन के आए कि केरला ने कैसे काम किया, उनका मेंबरशिप का तरीका क्या है, बंगाल का मेंबरशिप का तरीका क्या है। 86,000 मेंबरशिप हमारी आंध्रा की।